नमस्कार, मैं हूं आकाश और आज हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हैं और ये दिल्ली से चल के सिवान आए हुए हैं और यहाँ शिक्षा नीति को लेकर बातचीत होगी। सिवान के तमाम हजारों शिक्षक इनको सुनेंगे और इनको जानेंगे। आज हम इनसे बात करते हैं कि शिक्षा नीति पे क्या होना चाहिए, शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए और कैसे इसमें और सुधार की जरूरत है। हमारे साथ पवन सिन्हा जी हैं। सर, आपका स्वागत है दूरदर्शन में। सर, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सिवान आए हैं, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी बिहार किसी भी शिक्षक के लिए या किसी भी आध्यात्मिक चेतना को फैलाने वाले व्यक्ति के लिए बिहार एक बहुत उपजाऊ धरती है। ये बुद्धिजीवियों की धरती है। यहाँ पर भारत का एक नवीन इतिहास लिखा गया, शिक्षा से संबंधित यहाँ इतिहास लिखा गया और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने जिस तरीके से शिक्षा के लिए चिंतन किया और जो संदेश दिए, उस सब को देखते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण धरती है और यहाँ का निश्चित रूप से अच्छा। सर, आज जिस मुद्दे पे चर्चा होनी है, जिसे सुनने के लिए हजारों शिक्षक आज यहाँ पे आए हुए हैं, वो है शिक्षा नीति 2020, मतलब नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है। इसको लेकर आपकी अपने क्या विचार हैं? मेरे विचार से शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। अब जो दूसरा पहलू होता है किसी भी नीति का, वो होता है उसका क्रियान्वयन। तो क्रियान्वयन किस तरीके से हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति में एक बात बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो विद्यार्थी नौकरी भी कर सकता है, जब उसकी जैसी आवश्यकता हो उस अनुसार वह कार्य कर सकता है और पुनः शिक्षा में प्रवेश कर सकता है जब उसकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। दूसरी बात है कि इस बार इस शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी पर बहुत ध्यान दिया गया है। उसके बाद तीसरी बहुत अच्छी चीज़ है कि शिक्षा नीति में गुरु शिष्य परंपरा, जिसकी बात आधुनिक भारत में 2006 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ कलाम साहब ने शुरू की थी। तो और वह भी इसी धरती से शुरू हुई थी जब वह दलाई लामा के साथ नालंदा आए थे। तो उस पर यहाँ पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दिया गया है। गुरु की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो, उस पर बहुत सारा काम किया गया है और एक तरफ इतिहास और संस्कृति पर कार्य किया गया है और दूसरी तरफ शिक्षकों को ओरिएंट किया जाए, उनको नित्य नवीनता दी जाए, उस पर भी यहाँ पर बहुत चिंतन है, बहुत कार्य है। तो कुल मिला के शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और इससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों को भी और शिक्षकों को भी लाभ बहुत मिलेगा। हाँ, अब दूसरा जो पहलू है इसका, वो है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो वह शिक्षक जो सचेत है, वह शिक्षक जो कर्मठ है, वह शिक्षक जो बुद्धिजीवी हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं नवीनता के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में उनका उद्देश्य है, उनके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, वह शिक्षक बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और उनको निश्चित रूप से शिक्षा नीति का बहुत फायदा मिलेगा। गुरुजी, शिक्षा नीति पे आपने शिक्षकों के बारे में बताया कि उन्हें बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन वो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, बहुत छोटे हैं। एक चीज़ नई शिक्षा नीति में जोड़ी गई है कि स्थानीय भाषा को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। जब से बिहार में की बात करें तो भोजपुरी एक भाषा है, तो 5वीं के बाद 5वीं तक उसको पढ़ाना है। फिर आगे उसके लिए क्या रास्ता निकलेगा, जब कि ये हमारे संविधान में नहीं है कि उस भाषा को हम आगे लेके जा सकते हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही लेके जा सकते हैं। 1835 में मैकॉले ने संस्कृत को और अरबी को समाप्त करने के लिए एक प्रयत्न किया और उसमें वो सफल रहा। फिर गांधी जी ने उसको चुनौती दी। 1935 में वर्धा शिक्षा योजना बनती है, नई तालीम जिसको बोला जाता है, और गांधी जी ने उस वक्त यह अपनी नीति में शामिल करवाया कि लोगों को मातृभाषा सीखनी बेहद आवश्यक है, हिंदी सीखनी बेहद आवश्यक है, संस्कृत भी उनको पता होनी चाहिए। हाँ, कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह सीखना चाहते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो शिक्षण है यदि वो मातृभाषा में होता है तो बच्चे का दिमाग उसको जल्दी स्वीकार करता है और ये एक स्थापित सत्य है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। और इसीलिए शिक्षा नीति में जो ये प्रावधान रखा गया है कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ नया सीखने के लिए भाषा आवश्यक है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले जो आधारभूत या जो फाउंडेशन है एजुकेशन की, वो आपकी उस भाषा में होनी चाहिए जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आप संस्कृत सीखिए, हिंदी सीखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखिए,
वह सब चलता है। गुरुजी एक सवाल और मन में उत्पन्न हो रहा है और इसका जवाब भी आपसे चाहते हैं। जैसा कि देखा गया है कि शिक्षक बहुत ही पूजनीय होते हैं, हर लोग चाहते हैं कि शिक्षक सिर्फ शिक्षा का काम करे, लेकिन अभी सरकार में या फिर अफसरशाही भी जब हावी हो जाता है तो इनको अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। ये कितना उचित है? मैं इसके बाबत एक अभियान छेड़ा हुआ हूँ कई वर्षों से, जिसमें मैं 2 चीज़ों का पुरजोर विरोध करता हूँ। पहली बात तो यह है कि शिक्षक शिक्षण के उपरांत लाइब्रेरी में जाकर बैठे, ना कि वो घर घर घूमे और जनसंख्या का काम करे या टीकाकरण का काम करे। ये उसका कार्य नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए तो फिर भी चलिए, कभी कभी ऐसा होता है और वह मजबूरी है, राष्ट्रीय कार्य है, कर्तव्य है, तो उसमें तो वो भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन कारणों की वजह से वो अपने शिक्षण से दूर हो जाते हैं और विद्यार्थियों को हानि होने लग जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा को शिक्षक समझता है और शिक्षक को शिक्षक से जुड़े हुए अन्य शिक्षक समझते हैं, तो वही लोग सीनियर बने। बाहर से कोई व्यक्ति एक एग्जाम पास करके आ जाता है और वह शिक्षक के ऊपर बिठा दिया जाता है, शिक्षक उसके सामने दीनहीन की भांति खड़ा होता है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मुझे भी स्वीकार्य नहीं है और हजारों लाखों जो शिक्षा में कार्यरत लोग हैं उनको भी ये स्वीकार्य नहीं है। तो शिक्षक ही शिक्षा का मैनेजमेंट करे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करे। भारत के अंदर इंडियन एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए, जहाँ पर वहाँ प्रशासनिक सेवाएं दे, शिक्षण से संबंधित या शिक्षा से संबंधित। अन्य किसी व्यक्ति को बाहर से आने की वहाँ आवश्यकता नहीं है, ना किसी IAS की आवश्यकता है, ना किसी PCS की आवश्यकता है, ना किसी और क्लास 3 की आवश्यकता है। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी के जाल से शिक्षकों को मुक्त नहीं कराएंगे, शिक्षक स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता से वह कार्य नहीं करता। नई जो शिक्षा नीति है 2019 में, इसमें इस तरह के प्रावधान को क्यों नहीं लाए? प्रयास किया जा रहा है और इसमें कुछ बातें इस प्रकार से की गई हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद ऐसा प्रावधान इसमें होगा कि जहां पर केंद्रीय या राज्य स्तर के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो कहीं के स्टेट लिस्ट भी में भी शिक्षा आता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर कार्य अवश्य होगा। गुरुजी आज सिवान आए हुए हैं और तमाम शिक्षक आपको सुनना चाहते हैं, ऐसे में क्या खास बिंदु होंगे जो यहाँ के लोगों को बताएंगे और सुदृढ़ इलाके के जो शिक्षक हैं उन लोगों को भी जरूरत पड़ती है कि जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा अब शिक्षा के रूप में नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में देखी जा रही है। अब स्कूल में लोग जाते हैं तो सबसे पहले फीस की बात हो जाती है, उसके बाद बात होती है ड्रेस की बात होती है, फिर बात होती है कि महंगी महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों से अलग हटकर शिक्षा को कैसे सुगम और सस्ता बनाया जाए ताकि हर व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाए, अच्छी शिक्षा मिले। देखिए, हमारे 2 अभियान हैं। एक तो शिक्षकों को जोड़ना, पूरे देश के शिक्षकों को जोड़ना, केवल अधिकारों के लिए बल्कि कर्तव्यों के लिए भी जोड़ना, क्योंकि अधिकार तो हम लोग प्राप्त करते ही हैं। अधिकारों के लिए अनेक धरने प्रदर्शन हमेशा से होते ही आए हैं। इस बार कर्तव्यों के लिए भी जुटे और पूरे देशभर में शिक्षकों का एक ऐसा नेटवर्क बने जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, विद्यार्थियों के विकास के लिए काम करे। एक विद्यार्थी से एक परिवार जुड़ा हुआ होता है, तो एक विद्यार्थी का विकास होने का अर्थ है उसके परिवार का विकास। तो जो हमारी रीबिल्ड इंडिया करके एक अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रही है, तो हम उसमें शिक्षकों को जोड़ना चाहते हैं, शिक्षकों को एकजुट करना चाहते हैं। और एक ऋषिकुल शाला नाम से एक प्रकल्प चल रहा है जहां पूरे देश में 17 केंद्र हैं और वहां हम बस्तियों में जाकर निर्धन बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो शिक्षकों से मेरा आज आह्वान ये भी होगा कि वह अपनी अपनी बस्तियों में जाएं, सामाजिक माता पिता बने, समाज के लोगों को जोड़ें और उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा पाते, जो महंगे कपड़े ड्रेस नहीं खरीद सकते, जो प्राइवेट एजुकेशन नहीं ले सकते, उन बच्चों का भी वह कल्याण करे। चाहे सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे ही देना शुरू कर दें, क्योंकि जो कार्य शिक्षक कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में अगर पुनर्जागरण हुआ तो शिक्षकों ने करा, और उस देश के अंदर मूल्यों की स्थापना हुई तो शिक्षकों ने करी, और उस देश का पुनर्निर्माण अगर होता है तो शिक्षक ही करेगा। खास तौर से जहां भारत की इस वक्त औसत आयु 27 वर्ष है और यह और भी कम होने वाली है, तो जहां बहुत कम उम्र के बच्चे राष्ट्र की और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे, तो ऐसे समय में यदि शिक्षक ठान लें और पुनर्निर्माण की तरफ चल दें तो देश का बहुत तेजी से कल्याण होगा। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से उपज रहा था, आपकी पुस्तकें में पढ़ रहा था, किताबों से शिक्षा दूर होते जा रहा है, किताबों से शिक्षक दूर हो रहे हैं
किताबों से आम इंसान दूर हो रहा है। अब वेब की दुनिया आ गई है, कुछ भी सर्च करना होता है हम गूगल करते हैं। इससे जुड़ाव कैसे हो, क्योंकि किताब बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मैं भी लंबे समय तक किताबों से जुड़ा रहा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं भी इससे दूर होता गया। इसके लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे बहुत सारी जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट से ज़्यादा जुड़ाव होने का मतलब है मानसिक भटकाव, चारित्रिक भटकाव। क्योंकि हमें बड़ी लुभावनी भाषा में ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बड़ा ज्ञान मिलेगा। जब हम उसको खोजते हैं तो वहाँ जो और सारी बातें होती हैं जिसमें एक बच्चे को झांकना नहीं चाहिए या किसी भी सभ्य मनुष्य को झांकना नहीं चाहिए, वो अधिक होती हैं। तो वो क्लिक करेगा ही करेगा क्योंकि वह मनुष्य है। तो उससे उसका चारित्रिक भटकाव भी अवश्य होगा। तो ज्ञान तो उसको प्राप्त हो नहीं रहा, भटक वो और रहा है। इसीलिए पुस्तकें कंपल्सरी बनानी चाहिए। हाँ, कुछ स्थितियों में तो चूंकि आधुनिक समाज है और समाज में निरंतर आधुनिकता बढ़ती है, तो आधुनिक गैजेट्स हमेशा से, आज से नहीं हजारों वर्षों से मनुष्य आधुनिकता की तरफ चलता है, तो उसका इस्तेमाल करना तो बुरा नहीं है। लेकिन मैं जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। आंखें कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर। उसकी जगह हम श्रेष्ठ पुस्तकें मंगाएं और बच्चों को लाइब्रेरी आवर्स कंपल्सरी करें कि उन्हें लाइब्रेरी में बैठना है। नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, कभी तो पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार अगर किसी ने किताब पढ़नी शुरू कर दी तो वह किताब, उसको किताब में से एक महक आने लगती है, वो ज्ञान की महक आने लगती है और फिर वो पढ़ता चला जाता है। तो ये आदत हमें डालनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो शिक्षक आ रहे हैं वो भी उसी प्रथा से आ रहे हैं, वो भी कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है। तो इसलिए वो भी इंटरनेट पर एक फटाफट कुछ उन्होंने देखा और पढ़ाना शुरू कर दिया या पढ़ना शुरू कर दिया। और वैसे भी पढ़ाई का शौक जो है अब धीरे धीरे पूरे भारत में कम होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। तो हम इसमें पुस्तकों के पास बच्चों को, शिक्षकों को बिठाना शुरू करें, कंपल्सरी कर दें, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हो जाएगा। हमने इसके कई प्रयोग किए हैं और सफल भी हुए। पूरे देश के शिक्षकों के लिए आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? एक होना होगा, ज्ञान बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय अधिकार तो है ही है, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य पूरे करते हुए इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भागीदारी करनी होगी। बिल्कुल। तो ये है पवन सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि अगर शिक्षक को आगे बढ़ना है तो एक होना होगा, ज्ञान बढ़ाना होगा, पुस्तकों से जुड़ना होगा और अपने जो भी छात्र हैं जिनको वो पढ़ाते हैं उनसे जुड़ना होगा। अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। एक शिक्षक से जुड़कर ही काम करे। इन सारे मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे बात हुई है और हम इनके आभार हैं कि ये सिवान जैसे जगह पे आए हैं और यहाँ शिक्षा नीति पे बात करेंगे। सिवान के लिए आकाश।